हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। सो बेसिकली हम जो आपकी 6 क्लास की हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था, सेकंड चैप्टर हमने आधा ही डिस्कस किया था। उसके बाकी के जो टॉपिक्स हैं 5 हमने डिस्कस कर लिए थे। आगे के जो टॉपिक्स हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, जो आपकी बुक में टॉपिक दिए हुए हैं। एक हमें पढ़ना है डोमेस्टिकेशन, और सेवन्थ जो आपका टॉपिक है वो है न्यू वे ऑफ लाइफ। देन उसके बाद है स्टोरिंग एनिमल्स, और नेक्स्ट आपका है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, और नेक्स्ट 10th हमारा टॉपिक है टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। उसके बाद हमारा 11th जो टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के बारे में हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, कुछ चीज़ों को जानेंगे कि उसमें किस तरीके से पहले लोगों का, अर्लीस्ट जो पीपल थे उन लोगों का लाइवलीहुड कैसा था। ठीक है, तो चलो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं जो हमारा 6th टॉपिक है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है हमारे पहले टॉपिक्स की तो पहले एक बार उनको देख कर आएँ। फर्स्ट चैप्टर आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर से, और जो सेकंड चैप्टर है उसके जो फर्स्ट हाफ हमने जो कर लिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो आप ज़रूर उन टॉपिक्स को पढ़ें ताकि वो एक बार क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आपने जो एक टाइम पीरियड है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका पैलियोलिथिक, ठीक है, महापाषाण काल। एक है आपका मेसोलिथिक, मध्यपाषाण काल। और तीसरा है आपका न्यूलिथिक यानी नवपाषाण काल। तो एक जो टाइम पीरियड है, जो अर्लीस्ट पीपल का जो एक टाइम पीरियड था, उन्होंने कैसे अपने लाइवलीहुड में क्या क्या उन्होंने इन्वेंशंस किए, किस तरीके से उनका जीवन यापन था। तो इन तीनों स्टेजेस में उनका बहुत ही डीपली बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ कुछ मैंने इनके जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, थोड़ा आपको इससे समझ में आ जाएगा। बाकी आप डीपली जैसे अपनी क्लासेस आपकी बढ़ेंगी तो उसमें आप डीपली डीपली पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पैलियो का मतलब है ओल्ड, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। और ये जो दोनों ही वर्ड हैं ये हैं ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड से इनको लिया गया है, जिसका मतलब होता है ओल्ड स्टोन, यानी जो पुराने टाइम के अर्लीस्ट जो पीपल थे उन्होंने पत्थरों का कैसे यूज़ किया। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम पत्थर देखते हैं तो हमें नहीं कि समझ में आता हम इसका क्या करें, लेकिन उस टाइम पे उन लोगों ने पत्थरों को यूटिलाइज़ किया। एक उस टाइम पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था उनके लिए। उन्होंने जो इस टाइम में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब जो स्टोन के जो टूल्स हैं उनका यूज़ किया, उनको बनाया। पहले उनका जो साइज़ था वो बड़ा था, ठीक है, बाद में उनका साइज़ में चेंज आया, उनके जो शार्पनेस थी उसमें चेंज आया। तो हम धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टाइम पीरियड था इस जो ये एक्सटेंड हुआ, जो ये बड़ा था, ये 2 मिलियन से लेके 1200 ईयर्स अगो तक था। मतलब अगर हम टाइम लाइन, सपोज ये आपकी टाइम लाइन है, ठीक है, ये एट प्रेजेंट पे हम यहाँ पे हैं, इसमें अगर हम देखें तो 2 मिलियंस आपका ये टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, और इसमें 1200 ईयर्स अगो यहाँ पे आ गया। मतलब इनके बीच का जो ड्यूरेशन है और यहाँ से एट प्रेजेंट जो ये ड्यूरेशन है, हमें इनके बारे में जो भी मतलब जो भी चेंजेस हुए थे या जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन था उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो ये टाइम था ये डिवाइड हुआ था लोअर, मिडिल और अपर स्टेजेस कह लीजिए आप इनकी। और बेसिकली जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है वो 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। मतलब कि इसमें आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे कि कैसे इन्वेंशन हुए थे, किस तरीके से उनका जीवन वो अपना रहना सहना उनका कैसे था। तो ये बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को कवर करता है। ठीक है, तो वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक साथ हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर दिमाग से आउट हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं हम मेसोलिथिक की। मेसोलिथिक जो था मिडल स्टोन एज थी, मध्य पाषाण काल। और जो इसका जो टाइम पीरियड था वो था बिगनिंग अबाउट 1200 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। तो 12,000 ईयर्स अगो से लेके ये मान लीजिए 10,000 ईयर्स अगो। और इसमें क्या था, इन्वायरमेंट चेंजेस थे। क्या थे इसमें जो हमने देखा वो था इन्वायरमेंट चेंजेस। सपोज़ जैसे ठंड थी, हल्की हल्की ठंड थी, तो एकदम से कैसे गर्मी का बढ़ना,
क्योंकि उस टाइम पे भी वो कुछ चेंजेस ऐसे हुए क्लाइमेट में ताकि गर्मी बढ़ने लग गई, ठीक है। और दूसरा जो टूल्स थे वो उनके बहुत टाइनी हो गए थे, बहुत छोटे हो गए थे। इस टाइम पीरियड में जो टूल्स थे वो बड़े थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैसोलिथिक। बट जो मैसोलिथिक के जो टूल्स थे वो क्या थे, आकार में छोटे थे। और उनको वो क्या उस टूल्स को क्या पुकारते हैं, माइक्रोलिथिक्स। बेसिकली जो टूल्स में यूज़ होता था वो था सॉ, सिकल्स। इसमें जो हम आरी और जो जिसको हाशिया बोलते हैं, बेसिकली वो बोला जाता है। आरी आपको पता ही है कि जो कारपेंटर यूज़ करता है, और हाशिया बेसिकली खेतों में यूज़ होता है फसल वगैरह काटने के लिए, या ये जानवरों को काटने के लिए। और उनका जो हैंडल होता है वो बेसिकली किसका, बोन का होता था या फिर वुड का होता था, ताकि उनको पकड़ा एकदम मजबूती से जाए और वो टूटे भी ना। इसमें जो ये जो टाइम पीरियड है इसमें जो टूल्स की जो काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है। हो सकता है कि इसमें बहुत कम वैरायटी थी और इसमें इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पर थी। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल जो हैं वो इस्तेमाल होते थे। तो न्यूलिथिक में हम पढ़ेंगे जो हमारा नव पाषाण काल है, उसमें जो उनका न्यू स्टोन एज में हमारा जो टाइम पीरियड है वो है बिगेन अबाउट 1200 ईयर्स अगो। और इसमें बहुत एक बड़ा चेंज था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का, ठीक है। जो स्टोन टूल्स थे उनका जो साइज़ है वो और ज़्यादा छोटा हो गया था। इसमें भी वो टाइनी था, इसमें भी इससे छोटा हो गया। और दूसरा क्या है, शार्प हो गया, मतलब वो धार का यूज़ करने लग गए, मतलब बहुत ज़्यादा धार में बनाने लग गए उनको। जैसे सपोज चाकू बनाया तो चाकू धार में बनाया ताकि इजीली वो और आसानी से काट सके, पेड़ों को काट सकें, उनकी जो रूट्स हैं, पेड़ों की जो छाल होती हैं उनको काट सकें। और यहाँ पे एक जो स्टार्ट हुआ किसका, पशुपालन और जो खेती थी उनका एक, ये कह लीजिए जो स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। वो धीरे धीरे लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया था। पहले वो हंटिंग पे ही डिपेंड थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन किया और फार्मिंग को अपनाया उन्होंने। अरेंज मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और एनिमल्स, कैसे प्लांट्स और एनिमल्स का मैनेजमेंट करते थे, किस तरीके के वो प्लांट्स उगाते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करी और खेती उन्होंने सीखी भी कि कौन सी फसल कैसे उगती है, क्या क्लाइमेट चाहिए उसको, कितना पानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज करनी सीखी। टाइम टेकिंग था ये, बट उन्होंने ग्रेजुअली ये सब सीखा। और जब वो एक सब कॉन्टिनेंट से जाते थे दूसरे सब कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ पे कुछ सोशल चेंजेस होते थे। सपोज़ एक सब कॉन्टिनेंट से बंदा दूसरे सब कॉन्टिनेंट जाता है तो उसका कुछ अपने कल्चर होते हैं, सब वो खाना बनाने का तरीका उनका अलग होता है, जो पहनावा होता है वो अलग होता है। और अगर सपोज़ वो किसी ठंडे इलाके से किसी गर्म इलाके में जा रहे हैं तो वहाँ का जो कल्चर होता है वो थोड़ा अलग होता है। जो गर्म इलाकों में जो लोग रहते थे उनका पहनावा एकदम थोड़ा हल्के कपड़े पहनने का होता था, थोड़े कॉटन के कपड़े। तो इस तरीके से उनका जो लाइफस्टाइल था वो अलग था। तो वो शेयर होना, उनके आइडियाज़ शेयर होने, कल्चर शेयर होना, तो ये धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका था। इन्वेंशन उन्होंने एक तरीके से ये किया कि कैसे जो नहर होती है उसका जो पानी है वो सिंचाई के लिए यूज़ किया जाए। सपोज़ अगर वो कहीं दूर नदी से कहीं दूर जाके खेती करते हैं तो पानी लाने में ही उन्हें टाइम लग जाएगा, तो इसलिए वो नहर के पास खेती करते थे। आपने देखा होगा कि हमने जो भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है मैप के बारे में, जो भी हमने देखा था, ज़्यादातर जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी वो नहर के पास थी, तो इजीली उनको पानी मिलता था। तो यहाँ पे भी उन्होंने पानी से सिंचाई करना शुरू कर दिया। तो फार्मिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल उनके लाइफ में निभाने लगा, ठीक है। तो चलिए फिर अपना टॉपिक पढ़ते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता सकते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, तो पशुपालन और जो खेती थी, ठीक है, उसकी बिगनिंग कैसे हुई। मतलब आप कभी ये सोच सकते हैं कि यार उनको कैसे समझ में आया होगा कि चावल कैसे उगाने हैं या गेहूँ कैसे उगाना है या फिर जौ कैसे उगानी है। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, आप अभी 6th क्लास में हैं और कभी भी आप आगे जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे या जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी उसमें लोगों ने कौन सी खेती
पहले शुरू की थी करनी, कौन सी खेती वो करते थे, तो और कौन सा वो अनाज खाते थे। तो उसमें आपका क्या है, व्हीट और बार्ले, और एक हो गया आपका राइस। तो ये जो 3 आप यहाँ पे ग्रेन्स देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। ये जो नेचुरली डिफरेंट डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में खुद ही ये बड़े होते थे। सपोज़ अगर आप देखें जो यूपी का एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल उगते हैं, या आप बंगाल में देखें, बंगाल में भी चावल ज़्यादा उगता है क्योंकि वो पानी के पास है, और चावलों को उगने के लिए पानी बहुत चाहिए, है ना। तो आप कभी भी गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि अगर आप चावल की खेती डालते हैं सपोज़, तो उसमें क्या दिखेगा आपको, कुछ लोग दिखेंगे चावल काटते हुए जो घुटनों तक उसमें पानी होता है, क्योंकि चावल को उगने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। तो लोगों ने धीरे धीरे ये जो मेन थे उस टाइम के, वीमेन थे, चिल्ड्रन थे, उन्होंने इन ग्रेन्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, जमा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। फूड के तौर पे वो इसको जमा करते थे, लेकिन फिर उन्होंने इसको उगाना भी सीखा कि कैसे, और ये कहाँ किस तरीके की ज़मीन पर और कितने पानी में और कैसी जलवायु में ये उगते हैं। तो ग्रेजुअली उन्होंने ये सब सीखा। तो जब उन्होंने ये सब सीखा और खुद से जब ये पेड़ पौधे लगाए अपने घर के पास में, तो क्या हो गया, धीरे धीरे वो फार्मर्स बन गए, धीरे धीरे वो किसान बन गए। ऐसे ही वो पशुपालन में कैसे आए या पशुपालक कैसे बने, जब उन्होंने देखा जो एनिमल्स होते थे, जैसे सपोज़ हो गया शीप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गई, या पिग हो गया, ठीक है, वो जब उनके घर के आसपास घूमते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि बहुत इनका जो व्यवहार है वो थोड़ा शांत है, ज़्यादा हिंसक नहीं है, तो उन्होंने उन्हें पालना शुरू कर दिया। तो पालने के यहाँ पे 2 रीज़न थे कि एक तो वो जो वाइल्ड जो एनिमल्स होते थे उनसे वो जो अटैक करते थे वो उनसे भी उनको बचाते थे, साथ में जो गोट वगैरह होती है उनसे उन्हें दूध मिलता था, गाय से उन्हें दूध मिलता था, और जो बैल वगैरह होते थे उनसे वो अपना खेत वगैरह जो जुतवाने का काम करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने पशु को भी पालना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो पशुपालक बन गए। फार्मर्स का हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से वो फार्मर्स बन गए। चलो नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है कि जो पालतू बनाने की प्रक्रिया होती है उसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स उगते थे, ठीक है, प्लांट्स को उगाना और उसका जो प्रोसेस होता था, ठीक है, और जो एनिमल्स होते थे उनकी देखभाल करना, ये सारा क्या होता था, डोमेस्टिकेशन होता था। सपोज़ कहीं पे प्लांट उग रहा है, उसका प्लांट का प्रोसेस देखना कि वो किस तरीके से उग रहा है, फिर उसको वो खुद से उगाना। तो एक तरह से वो आपने उसको अपना पालतू बना लिया, या जो जानवर हैं वो बाहर घूम रहे हैं उनको आपने पालतू बनाया अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो एक ये क्या होता था, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता था बिटवीन एनिमल्स विद द ह्यूमंस। तो जो जानवर होते थे उनका जो रिप्रोडक्शन होता था उनको उस टाइम के जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने समझा, और जो वो फिर उनको वो धीरे धीरे जानवरों को उसमें वो हेल्प भी करने लग गए कि अगर वो प्रजनन जब होता था उनका तो वो एक्चुअली उनको हेल्प करते थे उस टाइम पे। दूसरा जो है प्लांट डोमेस्टिकेशन होता था कि वो कुछ जो प्लांट्स होते थे उनको वो सिलेक्ट करते थे जिनका बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते थे, उनका जो स्ट्रॉन्ग तना होता था, उनको वो खेती के लिए चुनते थे, उन प्लांट्स को वो सिलेक्ट करते थे, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया डोमेस्टिकेशन क्या होता है, किस तरीके की एक प्रक्रिया है कि प्लांट्स को वो समझते थे कि किस तरीके से वो उगता है, और किस तरीके से वो चुनते थे जिनका तना मोटा होता था, उन प्लांट्स को वो उगाने का प्रोसेस करते थे। और दूसरा जो एनिमल्स होते हैं उनके रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करते थे, ठीक है। दूसरा वो प्लांट्स के साथ साथ जानवरों का भी देखभाल करते थे। 7th जो हमारा है टॉपिक, न्यू वे ऑफ लाइफ। तो न्यू वे ऑफ लाइफ का आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जीवन जब हम जीते हैं, एक लाइफ जब हम स्पेंड करते हैं, तो वो पहले हमारी एक तरह से बिखरी हुई होती है ना, हमारे पास रहने के लिए घर होता है ना, हमारे पास सिस्टमेटिकली कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं
तो जब लोग एक टाइम तक लॉन्ग पीरियड के लिए मतलब एक टाइम पर रहते थे, वो एक जगह पे काफ़ी टाइम तक रहते थे, तो धीरे धीरे वहाँ पे उन्होंने जो ग्रेन है उनको उगाना शुरू कर दिया, वाटरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे जो ग्रेन होते हैं वो स्टोर करना शुरू कर लिया कि भाई अगर सपोज़ खाने को नहीं मिला या सिर्फ क्या होता था, खेती करने में भी टाइम लगता था, तो वो जो अनाज उगता था, जो ग्रेन्स उगते थे, उनको वो कलेक्ट करके रख लेते थे। तो इससे क्या होता था, उनको फूड भी मिल जाता था और इस तरीके से उनकी जो फूड स्टोरिंग की जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने फिर जो फूड का है वो स्टोर करने का तरीका उन्होंने अपनाया। उसके बारे में उनको मतलब उन्होंने सोचा कि अगर सपोज़ हमें फूड नहीं मिल रहा है कुछ दिनों तक, कोई भी मतलब तूफ़ान आ जाए या बारिश हो जाए, किसी वजह से ना उगे, तो उन्होंने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था फूड। और दूसरा, उन्होंने क्ले के पोट्स बनाने शुरू कर दिए थे, बास्केट बनानी शुरू कर दी थी, डग पिट्स बनाते थे वो, जिससे कि वहाँ पे भी वो खाना स्टोर करके रख सकें। तो जो डग पिट्स होती थी वो एक्चुअली क्या होते थे, जैसे ज़मीन में उन्होंने एक गड्ढा खोद दिया है, ठीक है, और एक उन्होंने कुछ घास फूस टाइप का बना के उसमें वो खाना स्टोर करते थे, जो भी फूड वगैरह ग्रेन्स वगैरह होते थे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, स्टोरिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स को स्टोर करना कह लो या पालतू बनाना कह लो, उसमें क्या होता था, उनको तरीके से, 2-3 तरीके से फ़ायदा होता था। एक तो जो जैसे गोट है या काऊ है, उनसे उनको दूध मिलता था, ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था फूड का। दूसरा, उनको मीट मिलता था, ठीक। और जो एनिमल्स होते थे जो पाले जाते थे, वो एक स्टोर फूड के रूप में पाले जाते थे। जैसे कि सपोज़ उन्होंने गोट पाली है, ठीक है, अब गोट से क्या हो रहा है, उन्हें दूध भी मिल रहा है, शीप पाली है, उन्हें ऊन मिल गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, खेती करते करते बाढ़ आ गई या कुछ ऐसी दुर्घटना हुई, या खेती करने में काफ़ी टाइम लग गया है, अनाज को उगने में काफ़ी टाइम लग गया, तो वो उनको ही जानवरों को मार के खा लेते थे। तो इस तरीके से वो एनिमल्स का फूड के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे, खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। और दूसरा, उनसे जो उन्हें चीज़ें मिलती थी, ऊन मिल गया, दूध मिल गया, वो उनका भी फूड में इस्तेमाल करते थे। नाइन्थ जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो जो अगर हम कैसे जानते हैं कि जो पहले के जो फार्मर्स थे और पशुपालन थे, वो कहाँ, उनके जो एविडेंस है वो कहाँ मिले हैं। तो कभी आपने सोचा होगा, यार ये तो ऐसे हर जगह पे तो बिखरे हुए नहीं मिलेंगे, तो इनका जो एविडेंस है वो सबसे पहले कहाँ पे मिले, कैसे पता चलता है कि ये वाले जो हैं ये काफ़ी साल पुराने हैं, और जो ये वाले जो एविडेंस मिले हैं काफ़ी साल पुराने हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनको जो भी एविडेंस मिलते हैं, वो उसका टाइम पीरियड जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ अगर कोई उन्हें कॉइन मिला है तो उसका वो टाइम पीरियड जानने की कोशिश करते हैं, वो कितना साल पुराना है। तो ऐसे ही जो फार्मर्स और जो हर्डर्स होते हैं, जो पशुपालन और जो फार्मर्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे उनके एविडेंस मिले हैं। एक तो मेहरगढ़, जो हमें पढ़ना है आगे, एक आपका है बुरजा होम, जो एट प्रेजेंट डे क्या है, कश्मीर, ठीक है। और आपका है ये कोल्दी हवा, और एक डाओलजी, डाओजली। इन सब जगहों के बारे में हमें पढ़ना है, मतलब जानना है कि कहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट के जो एविडेंस है वो कहाँ कहाँ पे मिले हैं। तो ये जगह आप हमेशा याद करके रखें, आपको इजी हो जाएगा जब भी आप एग्ज़ाम में ऐसी जगहों के बारे में लिखते हैं, तो एक आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। और जो आपका एग्ज़ामिनर होता है, जो आपका आंसर शीट चेक कर रहा होता है, तो उस पर बहुत इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि हाँ, बच्चे को पता है जगह। तो ऐसा नहीं है आपने कुछ भी कहानी पेल दी, हाँ यहाँ पे मिला था, वहाँ पे मिला था, तो ऐसे आंसर चलो ठीक है 1 मार्क दे दिया, 2 मार्क दे दिया, लेकिन अच्छा स्कोर करना है तो आपको कट टू कट वो पॉइंट लिखिए, कुछ इधर उधर का मत लिखिए, कट टू कट लिखिए, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको जो ग्रेन है, जो अनाज मिले हैं, जैसे जले हुए अनाज मिले हैं, सपोज अगर वो कुछ पका रहे हैं या किसी तरीके से खेतों में आग लग गई और वो दफन हो गए धरती में ही, तो जब वो खोदते हैं तो उनको एविडेंस मिल जाते हैं। और जानवरों की हड्डियाँ मिलना,
पता करना कि ये किस जानवर की हड्डी हो सकती है। और उस टाइम के जो जानवर जो थे वो कुछ हो सकता है साइज़ में आपके जानवरों से बड़े हों, जैसे आपके जानवर होते हैं। अगर आप अलग अलग जगह पे जाएँ तो जानवरों में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखता है। और जो साइट्स थी उसमें एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, सेटलमेंट कह सकते हैं। जो पूरा स्थल होते हैं उनमें हम सेटलमेंट्स कह सकते हैं, किनका, फार्मर्स और हार्डर्स का। जैसे सपोज़ एक जगह पे किसी किसान ने खेती वगैरह कर ली है, ठीक है, वहीं पे ही उसी जगह पे कोई पशुपालन कर रहा है, तो उनका आपस का जो मेल जुलाव होता था। और इस तरीके से क्या होता था कि चलो उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उन्होंने उसको दे दिया। तो इस तरीके से जो जगहें होती थी, ठीक है, वहाँ पे खेती वगैरह करना, ये सब करना और पशुपालन करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था अपना, उनको अपना जीवन स्पेंड करने के लिए। बाकी जो हमारा साइंटिस्ट होते हैं वो जो एविडेंस होते हैं उनको वो स्टडी करते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स को स्टडी करके वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा प्लांट हो सकता है और वो किस टाइम का है, टाइम पीरियड का है। दूसरा, फार्मर्स के जो हार्डर्स होते हैं उनके जो एविडेंस मिलते हैं पर, तो उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किन किन जानवरों को पालते होंगे। अब कोई शेर को तो पालता नहीं होगा क्योंकि शेर हिंसक होता है। तो नॉर्मली जो शांत व्यवहार के जो होते थे ना, जो शांत व्यवहार के, आप ये कह लो, जैसे आप घर में कुत्ता क्यों पालते हो, क्योंकि वो पालतू है। अगर आप कोई अजनबी आपके घर में आता है तो वो उस पर भौंकता, ना कि आप पे भौंकता है ना। तो इस तरीके से ही वो शांत व्यवहार वाले जानवरों को पालते थे ताकि उन्हें हानि ना पहुँचे और उनसे उनका काम भी निकल जाए। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। तो हम एक सेटल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हमने न्यू वे ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे उनके जो लाइफ है उसमें चेंजेस आया था, ठीक है। और अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने घर बनाने शुरू किए थे, किस तरीके से, क्योंकि अब आप भी तो घर में रहते हो ना, आपको भी तो फिर हवा और इनसे, बाढ़ से, धूप से, इनसे बचने के लिए कुछ जगह चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने भी सोचा, जब बारिश होने लग गई, धूप ज़्यादा होने लग गई, ठंड ज़्यादा होने लगी, तो उन्होंने भी सोचा कि भाई हमें भी तो कोई ऐसी जगह मिलनी चाहिए कि हम जहाँ पे सेफ़ रह सकें। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा उन्होंने हट बनानी शुरू करी। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको इस चीज़ का मतलब ट्रेसेस मिले थे, हट के मिले हैं, ठीक है, कि लोगों ने हट बनाई होगी वहाँ पे। और वो हट कैसी बनाते थे, एक तरह से वो पिट हाउसेस बनाते थे, जिसके जो एविडेंस है वो बुर्जा होम में मिले हैं। ये जगह आपको हमेशा याद रखनी है, बुर्जा होम में पिट हाउसेस मिले हैं। पिट हाउसेस कैसे होते थे, सपोज़ ज़मीन में एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में खोद के यहाँ पे लकड़ियाँ लगा के उसके ऊपर भूसा लगा दिया, मिट्टी लगा दी, तो जिससे आपने गांव में झोपड़ियाँ देखी होंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से वो पिट हाउसेस बनाते थे, लेकिन वो एक ज़मीन में गड्ढा करके बनाते थे, तो उनको पिट हाउसेस बोला जाता है। कुकिंग के कुछ जैसे एविडेंस होते हैं, जैसे जो उन्होंने हट बनाई होगी उसमें वो उनका जो है एविडेंस मिला है कि वो खाना क्या बनाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उनको जैसे जैसे वो एविडेंस मिलते जाते हैं वो पता करते रहते हैं कि घर के अंदर भी खाना बनता था और घर के बाहर भी खाना बनता था। स्टोन और स्टोन टूल्स के बारे में पता चलता है कि जो पैलियोलिथिक जो थे, ठीक है, उनका जो जो वो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे वो अलग होते थे न्यूलिथिक से। तो इस तरीके से जब उनका धीरे धीरे चेंजेस आने लगे उस टूल में, तो उनको क्या बोलना जाने लगा, नियोलिथिक, ठीक है। जो न्यूलिथिक के जो स्टोन थे, स्टोन टूल्स थे, वो कैसे थे, पॉलिश्ड होते थे, शाइनिंग होती थी उनमें और वो शार्प होते थे। जो उनका जो एज होता था, ठीक है, वो क्या होता था, एकदम फाइन होता था एकदम। वो एक्चुअली जैसे सपोज़ आपकी स्टोन टूल आपने बनाया तो आगे से इतना पैना बनाते थे, इतना शार्प बनाते थे कि आराम से इजीली वो किसी भी छाल को काट पाए। तो उसमें ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए वहाँ पे दो टूल्स थे, मोडल्स और पेस्टल्स। तो ये जो दो टूल्स हैं वो ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए काम आते थे, ठीक है। और जो प्लांट्स थे उनको प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता था।
और कुछ जो टूल्स होते थे वो बोन के बने हुए थे, और जो सबसे अच्छे जो टूल्स माने जाते हैं वो स्टोन के ही टूल्स माने जाते हैं। बोन और वुड के जो टूल्स होते थे वो जल्दी टूट जाते थे। और जो आपका चैप्टर में आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आप एक पोर्ट बना देखोगे, ठीक है। एक जो वहाँ पे जो पोर्ट है बेसिकली वो किस लिए यूज़ होते थे, डेकोरेशन के लिए यूज़ होते थे, या उनमें जो फूड है उनको स्टोर करने के लिए रखा जाता था। फूड जो खाना है उसको पकाने के लिए यूज़ किया जाता था। खाने में वो क्या पकाते थे, राइस पकाते थे, वीट पकाते थे, या जो दालें होती हैं उनको पकाते थे, ठीक है। तो ये भी उनके लाइफ का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था, ठीक है। तो आप ये ईर्थन जो आपका कोट्स हैं ये आप उसमें देखेंगे अपने बुक में, ठीक है। तो और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, कपड़े पहनना शुरू हो गया। सपोज़ हो सकता है उससे जो पैलियोलिथिक में जो लोग हैं, ठीक है, उनका जो अपना तन को ढकने का तरीका अलग था, पर यहाँ पे लोगों ने कॉटन का यूज़ करना सीखा कि कॉटन से कैसे धागा बनाते हैं और कैसे फिर उनके कपड़े बनाते हैं। और जो मेन एंड वुमेन थे वो हंटिंग उन्होंने छोड़ी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर फार्मिंग और पशुपालन स्टार्ट किया है तो वो हंटिंग कोई शिकार को छोड़ रहे हैं या उन्होंने छोड़ दिया है। हंटिंग उन्होंने नहीं छोड़ी थी, उसमें वो इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्होंने एक तरह से फार्मिंग और हर्डिंग जो थी, जो पशुपालन और जो खेती थी, उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू कर लिया था, उसको भी उन्होंने अपनाना शुरू कर लिया था। तो नेक्स्ट जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है क्लोज़र लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के बारे में हम चीज़ें जानेंगे। अब आप ये सोचेंगे यार मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो मैं आपको बताऊं, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। वहाँ पे एक बोलन नदी है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर सपोज़ आपको अगर कोई ना पूछे तो भी अगर ये आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो एक थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, बोलन नदी के किनारे, ठीक। तो वहाँ पे जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। तो बेसिकली जो इसमें आपका जो मेन एविडेंस जो मिले हैं, ठीक है, वो क्या है, बारले और जौ के, ठीक है। और जो शीप का जो उन्हें पालतू बनाते थे, ठीक है, गोट्स को पालतू बनाते थे, ठीक है। तो इस टाइम में क्या हुआ था, जो मेहरगढ़ था उसमें इसको फर्स्ट वो माना जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और मैनी जो एनिमल्स हैं, जो जानवर थे, उनके यहाँ पे बोन्स पाए गए हैं, ठीक है। जैसे डियर हो गया, पिग हो गया, शीप हो गई, गोट हो गई, तो इन सब जानवरों की हड्डियाँ पाई गई हैं। और घर भी यहाँ पे पाए गए हैं। किस हिसाब से आप घर, सपोज़ हम ड्राइंग में तो ऐसा बनाते हैं हट टाइप का, बट उनका जो बनाने का तरीका था, घर क्या था, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसमें उनका 4 कंपार्टमेंट होते थे। जैसे फूड भी वो स्टोर करते थे, और एक सपोज़ ये कह लीजिए कि एक उसमें कंपार्टमेंट में वो रहते थे, है ना। अब आप भी घर बनाते हो तो सीधा आप एक कमरा तो नहीं बनाते होंगे कि एक कमरा बना लिया और उसी में सब रहने लग गए। आपके पापा का रूम अलग होगा, वॉशरूम अलग होगा, और किचन आपका अलग है। तो इस तरीके से भी जैसे हम किचन में अपना फूड स्टोर करके रखते हैं, तो उन्होंने भी इस तरीके से कंपार्टमेंट्स बनाए हुए थे, ठीक है। और जो उनका जो घर का जो ये कह लीजिए क्या था, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप जो थी। और जो अर्लीस्ट पीपल थे उनका बेसिकली मानना ये था कि जब इंसान मर जाता, जब कोई मनुष्य मर जाता है, तो आफ्टर डेथ उसकी भी एक लाइफ है। तो वो क्या होता था, वहाँ पे उनकी वो जब मर जाते थे उनकी वो कब्र बनाते थे। तो ताकि मतलब घर के पास थोड़ा मतलब दूरी पे वो घर की कब्र बनाते थे, उनका वो पूरा जैसे गड्ढा खोद लिया और वहाँ पे उन्हें दफना दिया। तो उसके साथ साथ क्या करते थे कि भाई जब आफ्टर डेथ कोई लाइफ है उनकी, तो वहाँ पे वो उनके साथ कब्र में ही गोट को भी दफना देते थे, ताकि उनको जो नेक्स्ट वर्ल्ड है वहाँ पे जो एक आफ्टर डेथ जो एक वहाँ पे उनको इस जगह मिलेगी, या जो कह लीजिए जो वर्ल्ड है, वो जो दुनिया है, वहाँ पे उन्हें फूड की कमी ना हो, ठीक है। तो मतलब वो वहाँ पे भूखे ना मरे, तो इस वजह से उनके साथ एक गोट भी दफनाई जाती थी। तो आपको समझ में ये सारा आ गया होगा बहुत
मैं हमेशा से बोलती हूँ इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप मन लगा के पढ़ो, ठीक है। सारे टॉपिक्स आपके हो गए हैं, कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। तो हमारा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।